दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एक था तीसरा चैप्टर और एक था चौथा चैप्टर। और अंक भार के हिसाब से जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तीसरे चैप्टर से जो है और 4 नंबर के प्रश्न आते हैं और चौथे चैप्टर से आते हैं 3 नंबर के, यानी कि 7 नंबर के हमने आपको कोर्स बता दिया। और जो 5वां चैप्टर है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में जो रसायन है, ये भी 3 या 4 नंबर का है, आइदर 3 और 4। और सिर्फ कोई ज़्यादा बड़े प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं, बस वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं, जैसे रंग, कलर, पेंट, रंग है, पेंट है, ठीक है, उसके अलावा सीमेंट है, अल्कोहल है, ठीक है, अनेक दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, और उसके अलावा ऐसी कई चीज़ें हैं जो बिना रसायनों के नहीं होते। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक अगर हम सूची बनाना चाहें तो हम कई तरह के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रंग है, पेंट है, सीमेंट है और अल्कोहल है, चूना है, ये सब क्या है, यहाँ तक कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो भी हैं। और हम ऐसे कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं या मीठे होते हैं या कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं। इस टाइप के पदार्थ को बोलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्या है, रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, क्योंकि उनका स्वाद या रंग जो है वो विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों के कारण होता है। इसलिए अगर हम इसको बिना रसायन के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसमें से हम कुछ रसायनों का आज चर्चा करेंगे। जैसे पहले है अम्ल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। दूसरी चर्चा करेंगे हम क्षार, जिसे कहते हैं बेस। और तीसरा करेंगे चर्चा लवण अर्थात सॉल्ट। डियर स्टूडेंट, इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस केमिकल्स such as dyes, color, cement, alcohol, medicines, etc. Without these chemicals, our life is not easily going. So, some foods which are taken are acidic, खट्टे होना, some are bitter and some are salty. So, today we will discuss acid, base and salt. First of all, what is acid? अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो है वो अंग्रेजी के एसिड शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा के एसिडुअस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा होना। यानी कि जो पदार्थ हम खाते हैं, आप चाहो उनको, तो अगर वो खट्टे हैं इसका मतलब पक्का है उनमें कोई ना कोई अम्ल या एसिड प्रेजेंट है। बिना अम्ल के वो खट्टे नहीं होते। जैसे आप नींबू, जैसे आप बोरिया, जैसे आप संतरा, जैसे उसके अलावा आपका दही, इनमें कोई ना कोई अम्ल अवश्य पाया जाता है, इसी कारण ये खट्टे होते हैं। तो अम्ल एसिडस शब्द से बना है लैटिन भाषा के, इसका अर्थ होता है खट्टा होना, ये है। यानी कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा एक होता है लिटमस पेपर, ठीक है। जो लिटमस क्या होता है कि ये प्रयोगशाला में मिलता है, बाजार में केमिस्ट्री की दुकान मिल जाएगा। दरअसल ये है तुम्हारा ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, पौधों का एक वर्ग है थैलोफाइटा। आपने कहीं सुना होगा थैलस फाइटोन। ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट नहीं होते, ना तो हम जड़ पहचान सकते हैं, ना तना ना पत्ती, उनको थैलस कहते हैं। एंड उसके समूह को कहते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा का एक समूह है लाइकेन से निकलते हैं। कौन से? लिटमस निकलता है, तो इसलिए इसको बनाया जाता है लिटमस। अब है कि अम्ल की पहचान क्या है कि वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अर्थात जब हम नीला लिटमस पेपर और किसी भी प्रकार के अम्ल में डुबाएंगे तो वो नीले से लाल हो जाता है। ये दो खास पहचान है जिसकी, पहला अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, चखोगे तो खट्टा लगेगा, और दूसरा वे नीले लिटमस पत्र को लाल कलर में बदल देते हैं, और ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं जो हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अम्ल
respected student, acids are sour in taste and they turned blue litmus into red. दूसरा मैं लेता हूँ अभी जानकारी क्षार के बारे में, बेस के बारे में। क्षार ये है स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे, दे आर बिटर इन टेस्ट, बिटर माने होता है कड़वा, और उसका उल्टा है ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अर्थात एसिड का ठीक उल्टा है। एसिड क्या करते थे, ब्लू को रेड में यानी नीले को लाल में, लेकिन जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीले में बदले हैं, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है, और इसके भी कई उदाहरण ये भी सांद्र हो सकते हैं यानी कंसंट्रेट, और तनु हो सकते हैं यानी कि डाइल्यूट, जिसमें क्षार की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो तो वो सांद्र क्षार कहलाते हैं, और जिसमें क्षार की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा हो वो तनु कहलाते हैं। ऐसे कई हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सभी क्षार होते हैं। और तीसरा शब्द है हमारा लवण, तीसरा शब्द है लवण। लवण है, आपने अभिक्रिया कहीं पढ़ी होगी, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो जल के अलावा जो बनने वाला दूसरा पदार्थ है वो लवण कहलाता है। अर्थात when an acid react with a base, when an acid react with a base, it forms a product other than the water is called salt. Is called salt. A product formed other than the water, that is called salt. That salt is neutral in nature. अर्थात उदासीन प्रकृति का होता है। अब इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रल उदासीन होगा, अर्थात यह न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है। अम्ल और क्षार की क्रिया से जल के अलावा बनने वाला जो पदार्थ है वो लवण है, वो उदासीन प्रकृति का होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थात उसमें न तो अम्ल के गुण होते हैं, अम्ल के गुण भी नहीं होते और क्षार के गुण भी नहीं होते। अब ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो अम्ल क्षार के गुणों को नष्ट करता है और क्षार अम्ल के गुणों को नष्ट करता है, इसलिए वो न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। इसलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। Once again I repeat, when an acid reacts with a base, it forms a product other than the water is called salt. The salt is neutral in nature because it has no acidic or no basic character. Why? When the acid reacts with base, acid neutralizes the character of base and base neutralizes the character of acid. So the salt becomes neutral. This type of reaction is called neutralization reaction. When an acid and base react with each other, then the energy is released. That is called neutralization reaction. अर्थात जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण और जल बनता है, तो साथ में ऊष्मा भी पैदा होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा पैदा होती है और वह विलयन गर्म हो जाता है। उस ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। आप नोट कर लेना, अगर आप किसी एक कांच के बीकर में या बर्तन में थोड़ा सा कोई एसिड या अम्ल ले लें, उसमें थोड़ा सा क्या डाल दें, बेस डाल दें, दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल होगा पहले, लेकिन जैसे वो क्रिया करेंगे ये गर्म हो जाएगा। इट मीन्स व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दे प्रोड्यूस हीट, दे प्रोड्यूस एनर्जी, सो द प्रोडक्ट इज हॉट, गर्म हो जाता है। यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, भले वो ठंडे हों, सामान्य तापमान के हों, लेकिन जब वे आपस में क्रिया करते हैं तो ऊष्मा पैदा करते हैं और वो ऊष्मा उस पदार्थ को गर्म
ठीक है, एक शब्द और है, आगे बता रहे हैं। जनरली जो लवण होते हैं वो अम्ल क्षार से बनते हैं और उनमें क्रिस्टल जल पाया जाता है। एक शब्द आएगा क्रिस्टल जल, क्रिस्टलन जल अर्थात क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर। अक्सर आपने देखा अधिकांश लवणों में उनके पीछे जल के अणु चिपके होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2, ये तो लवण है ही है, साल्ट है, ये 5 अणु जल के भी हैं। या Na2CO3 10H2O, यहाँ 10 अणु जल के हैं, ठीक है। तो इसी जल को कहते हैं क्रिस्टलन जल, जिसको कहा जा सकता है कि किसी लवण के एक सूत्र इकाई, ये लवण का सूत्र है, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कह रहा हूं मैं, किसी भी लवण का एक सूत्र इकाई, एक कॉपर सल्फेट का एक अणु है और उसमें कितने अणु जल के चिपके हुए हैं, 5 अणु को, तो इस एक कराएगा क्रिस्टलन जल। The number of water molecules attached with one unit formula of salt is called crystalline water। अर्थात किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। The number of water molecules present in an unit formula of salt is called crystalline water। As for example, copper sulfate, the one molecule of copper sulfate has 5 molecules of water. One molecule of sodium carbonate had 10 molecules of water. And similarly, calcium sulfate, one molecule of calcium sulfate had 2 molecules of water. That is called gypsum. That is called gypsum. तो किसी भी लवण में, क्योंकि अधिकांश लवण, most of the salt has crystalline water, but it is not necessary that every salt has crystalline water। जिससे कह रहा हूं मैं, इस अधिकांश लवणों में क्रिस्टल जल होता है, लेकिन सभी लवणों में क्रिस्टल जल हो ये अनिवार्य नहीं है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका ये नहीं होता, उदाहरण के लिए NaHCO3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं कि सतोले अधिकांश में होता है। तो ठीक है, मैंने क्या कहा कि the number of water molecules present in unit formula of a salt is called crystalline water। Most of the salt crystals have crystalline water, but it is not necessary to present water in every salt। Now I think you will be understand। अब मैं चल रहा हूँ आगे। अम्ल और क्षार की अवधारणा कहाँ से है? एक व्यक्ति है आर्रेनियस की संकल्पना या परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ आर्रेनियस, सबसे पहले साइंटिस्ट आर्रेनियस ने अम्ल और क्षार की परिभाषा की थी। अम्ल को परिभाषित किया इनके अनुसार, ध्यान से सुनना, मैं किसके साथ रहा हूँ, आर्रेनियस के अनुसार, क्योंकि आगे और भी है, ब्रांस्टेड लोदी है, लुईस है, तो हम बता रहे हैं आर्रेनियस। जो आमतौर पर हम यूज करते हैं वो आर्रेनियस की परिकल्पना को ही यूज करते हैं। इनके अनुसार सबसे पहले जो अम्ल की परिभाषा है, अम्ल किसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा, वे पदार्थ या यौगिक, वे पदार्थ को हम यौगिक भी कह सकते हैं क्योंकि ये कंपाउंड होता है। वे पदार्थ या यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन यानी H आयन देते हैं, इसको कहते हैं H आयन, धन आयन नहीं, H आयन देते हैं, मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर से सुने, जो भी पदार्थ, जो भी यौगिक जब जल में घुला जाता है, तुरंत क्या करता है वो H आयन या हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे अम्ल कहलाते हैं, वो अम्ल कहलाता है। Those substances or compounds which on hydrolysis, give hydrogen ion are called acid,
या प्रॉपर्टीज, गुण। नंबर 1 हमने पहले बताया था शुरू में, नंबर 1 ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जो भी अम्ल होगा वह स्वाद में खट्टा होगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2 ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर इनमें नीला लिटमस पत्र डाला जाए तो उसको ये लाल कर देते हैं, उसका रंग बदल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल these are sour in taste, SOUR, sour माने खट्टा होना, in taste. नंबर 2 they turn blue litmus into red करते हैं। तीसरा, जब भी किसी अम्ल में कोई धातु डाली जाए, इसका मतलब है अम्ल और क्षार, अम्ल और धातु की क्रिया जाए, तो ये हाइड्रोजन गैस देते हैं। अर्थात अम्ल धातुओं से क्रिया कर, अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, मुक्त करते हैं। कैसे? आप एक परखने लीजिए टेस्ट ट्यूब और इसमें जस्ते के कुछ टुकड़े डाल दो। जस्ता एक धातु है, Zn। एक टेस्ट ट्यूब ले लिया परखने की, उसमें जस्ते के कुछ टुकड़े डाल दिए और यहाँ से धीरे धीरे क्या डालते हैं हम? H2SO4 जो कि एक अम्ल है। गंधर्व, ध्यान दे, प्रयोग करते समय सांद्र कभी नहीं लेते क्योंकि वो खतरनाक होते हैं, ठीक है। इसलिए तनु लेते हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो, अम्ल कम हो। हमें केवल प्रयोग करना होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है, तो थोड़ा धीरे धीरे डालते हैं, इतना ही डालते हैं कि थोड़ा में ये डूब जाए। जैसे ही डालते हैं आग में यहाँ से क्या है, गैस ही निकलती है ऊपर, और उस गैस का अगर आप परीक्षण करोगे तो वह हमेशा हाइड्रोजन गैस ही होती है। इसकी रिएक्शन कैसे होगी? इसके रिएक्शन होगा Zn प्लस H2SO4, अर्थात जब जस्ता धातु पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो तुरंत ये जस्ता उसे सल्फेट से क्रिया कर देता है। क्या बनाता है? ZnSO4 बनाता है और H2 गैस इसको मुक्त कर देता है, इसको मुक्त कर देता है। ZnSO4 से क्रिया कर दिया ZnSO4, तो बाहर कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी। इसका कैसे निकलता है, इसका आज एक कल में मैं प्रयोग द्वारा समझाऊंगा। तो पहला है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, these are sour in taste, ये नीले लिटमस को लाल करते हैं, they turn blue litmus into red। नंबर 3 जब भी कोई भी अम्ल हो, मैंने केवल एक उदाहरण दिया है, इसके अलावा HCl हो, इसके अलावा कोई HNO3 हो या कोई अम्ल हो, प्रत्येक कोई भी अम्ल और किसी भी धातु से, जस्ता हो, लोहा हो, तांबा हो, कोई सा भी हो, यह अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मैंने रिएक्शन बताई, तो 3 लक्षण हो गए। अगला है जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, आपने हमें शुरू में बताया था कि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? लवण और जल बनता है। ये दिखाने पर लिखा हूं। नंबर डी, अम्ल क्षारों से क्रिया कर, क्षारों से क्रिया कर लवण व जल बनाता है, जल बनाता है। और वह लवण कैसा होता है? उदासीन होता है। लवण हमेशा उदासीन होता है। हालांकि आगे बताइए लवण अम्लीय भी हो सकता है, लवण क्षारीय भी होता है, वो विशेष परिस्थिति है, लेकिन सामान्यतः लवण उदासीन होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। अर्थात मैं इसका समीकरण बना देता हूँ, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल, ठीक है। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि लवण कौन सा है? उदासीन है। When an acid react with base, it forms salt and water. This salt is neutral in nature, so this reaction is called neutralization reaction. Number E, 1, 2, 3, 4 और 5. Acids are corrosive in nature, अर्थात अम्ल संसारक होते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, अम्ल संसारक होते हैं। संसारक मतलब यदि हमारे कपड़ों पर, हमारे त्वचा पर गिरे तो जला देते हैं, जलाने का गुण होता है।
छूना और चखना नहीं चाहिए। ये चेतावनी है, वैधानिक चेतावनी। कई बार लिखा होता है स्टेशनरी क्वेश्चंस, वैधानिक चेतावनी। अतः इन्हें छूना व चखना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम होते हैं। जला देंगे एसिड, इसी को तेजाब कहते हैं। यही तेजाब है, कौन पिएगा तेजाब, कौन अपने शरीर में डालेगा? ठीक है, तो अम्ल संसारक होते हैं, अतः इन्हें छूना और चखना नहीं चाहिए। एसिड्स आर corrosive in nature, so it is advised do not touch and taste them. Do not touch and taste them. Number next, the अम्लों के जलीय विलयन, अम्लों के जलीय विलयन, अर्थात जब हम अम्ल को जल में घोलते जलीय विलयन। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। इट मीन्स द aqueous solution of acids are good conductor of electricity। इसलिए आप देखो, आपकी बैटरी में क्या होता है? एसिड होता है। चाहे कार की बैटरी हो, मोटरसाइकिल की बैटरी हो, ट्रेनों की बैटरी हो, उसमें एसिड होते हैं। उसी तरह हॉर्न, लाइट, ये क्या है, गाड़ी ऑन करते हैं। तो अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इट मीन्स aqueous solution of acids are good conductor of electricity, so these are used in batteries। इनका उपयोग बैटरी में किया जाता है। और है अब एग्जाम्पल, उदाहरण। हमने अम्लों के बारे में दिया। पहला, अम्ल स्वाद का खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस को लाल करते हैं। तीसरा, कोई भी अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैसेज होता है, क्योंकि सभी अम्लों में हाइड्रोजन अवश्य होता है। चौथा, अम्ल साबुन से क्रिया करके लवण और जल बनाता है, और लवण उदासीन होते हैं, इस क्रिया को उदासीन क्रिया कहते हैं। अर्थात अम्ल प्लस सार इक्वल टू लवण प्लस जल। और नेक्स्ट है, अम्ल संसारक होते हैं, अर्थात कोरोसिव होते हैं, जलाने की क्षमता है रखते हैं, अतः इन्हें छूना व चखना नहीं चाहिए। अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग बैटरी आदि में किया जाता है। अब मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल या उदाहरण। हम इनको पहले अलग कर दो। एक होता है सांद्र अम्ल और एक होता है तनु अम्ल, जो हमने पहले बताया। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, और जल की मात्रा कम हो। जल की मात्रा कम हो, जल बहुत कम हो, ज्यादा अम्ल हो, वो कहलाता है सांद्र, गाढ़ा, प्योर टाइप कह सकते हैं। और तनु इसका उल्टा, अम्ल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा। जल की मात्रा ज्यादा हो उसे तनु कहते हैं। तो मैं सांद्र और तनु की बात कर रहा हूँ कि सांद्र अम्ल के बारे में देखो। नंबर 1 HCl, नंबर 2 H2SO4 और नंबर 3 HNO3। ध्यान रहे, ये सांद्र भी है, इनको प्रबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल। और ये तनु है, इन्हें कहते हैं दुर्बल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ सांद्र किसकी? प्रबल की। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल और नंबर 3 नाइट्रेट अम्ल। ये 3 अम्ल जो है स्ट्रॉन्ग हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है, इसलिए ये आसानी से याद आता है। ठीक है, और इनको मिनरल एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये खनिजों या मिनरल से प्राप्त होते हैं। और दूसरा आता है तनु या दुर्बल, जिसको हम वीक कहते हैं। इसमें जल की मात्रा ज्यादा है और अम्ल की मात्रा क्या है? कम है। इसमें जैसे लैक्टिक एसिड जो कि दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। उसके अलावा एसिटिक एसिड सिरके में, सिरका सुना होगा आपने, जो अचार में डालते हैं खराब होने से पहले। लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बहुत सारे एसिड हैं। सिट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ऐसे बहुत से एसिड हैं। ये दुर्बल होते हैं, इनमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल होती है, इन्हें तनु भी कहते हैं और वीक कहते हैं। हाँ, इन्हें खाया जा सकता है, इन्हें छू सकते हैं। आप नींबू खाते ना,
जो कि विटामिन सी कहलाता है। टमाटर खट्टा होता है, पालक खट्टा होता है, केरी खट्टी होती है, यानी इन समस्त खट्टे पदार्थों में तनु अम्ल पाए जाते हैं जो खाए जा सकते हैं एक मात्रा तक, एक लिमिट तक, एक दिन भर खाते रहो। ठीक है, तो ये होगा शांत अम्ल और अम्ल। अब हमने ये बताया था आपको कि जब हम अम्लों को परिभाषा में था, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कैसे। जैसे HCl, इसको जब जल में घोलेंगे तो ये दो आयन में टूट जाएगा, एक देगा हाइड्रोजन आयन और दूसरा देगा क्लोराइड आयन। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उसी प्रकार H2SO4, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन, यहाँ दो H है तो दो हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन, और तीसरा HNO3, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन। ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, और तीनों को हम बारी बारी से जल में घोलते हैं तो ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इस प्रकार परिभाषा के अनुसार वे पदार्थ या यौगिक जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये जो थे तीनों प्रबल अम्ल या शांत अम्ल। अब ये है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल तो सिरका में पाया जाता है, ठीक है। इसको जब जल में घोलेंगे तो आपको पता है इसमें उल्टा है, H आयन पीछे है, ये H आयन और ये बन गया CH3COO एसिटेट आयन, क्लोरीन आयन हो गया, धन आयन। उसी प्रकार फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, इसको भी अगर जल में घोलेंगे तो H आयन अलग हो जाएगा ये वाला, और HCOO ये हो गया रेड आयन। तो इस तरह से कोई भी अम्ल हो उसको अगर जल में घोलेंगे तो H आयन जरूर हो, क्योंकि हर अम्ल में हाइड्रोजन होता है, H और H, ठीक है। अब हमने दो तरह के अम्ल लिए, एक का नाम बताया था प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग, और एक का नाम बताया था दुर्बल यानी कि वीक, यानी कि वीक। प्रबल अम्ल वे अम्ल, इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्णतः आयनों में टूट जाते हैं। जैसे ये है, ये आधे आयन ये बन गए, आधे आयन ये बन गए, पूरा पूरा घुल जाता है और दो भागों में बन जाता है। वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्णतः यानी कंप्लीटली आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अर्थात जल में घुलने पर अधिक मात्रा में H आयन देते हैं। अगर ये जानते हैं तो आप अधिक मात्रा में कह दो, ठीक है, हो जाते हैं, और अधिक मात्रा में क्या देते हैं H आयन। दोज एसिड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, पूर्णतः आयन होते हैं, एंड गिव मोर हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों ही प्रबल है, क्योंकि जब हम इनको जल में घोलते हैं ये पूर्णतः घुल जाते हैं, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देते हैं और ये आयन देते हैं। दूसरी ओर दुर्बल अम्ल या वीक एसिड, इसका ठीक उल्टा कर दो, वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्णतः आयनित नहीं होते, अर्थात उस हिस्सा बच जाता है। तो जब पूर्णतः आयनित नहीं होते तो H आयन क्या देंगे, कम मात्रा में देंगे। जैसे ये दोनों अम्ल हैं, ये दोनों अम्ल जल में घुलते तो हैं परंतु पूर्णतः नहीं घुलते, इसलिए हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, कम देते हैं। इनसे हाइड्रोजन कम, इनसे कम और इनसे ज्यादा, इसलिए इसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। और इन तीनों के अलावा जो भी कार्बनिक अम्ल है या वनस्पतिक अम्ल है, क्योंकि ये पेड़ पौधों से प्राप्त
पदार्थ होते हैं जिनको वानस्पतिक या वेजिटेटिव एसिड कहते हैं, वानस्पतिक अम्ल होते हैं। तो जितने भी कार्बनिक या वानस्पतिक अम्ल है वो सारे दुर्बल होते हैं, इन्हें खाया जा सकता है। नींबू को खाते हैं, नींबू है, संतरा है, जो भी खट्टे पदार्थ है। तो आज के लिए अम्ल वाला, कल शुरू करेंगे हम क्षार और लवण। ओके।